पोल्यूशन वाली भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की मैं दोनों वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, वो बनी हुई है। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था। गुड आफ्टरनून विमलदीप, आज वो अपलोड हो जाएंगी। और चलो शुरू करते हैं ये वाला एक नया कंसेप्ट, दैट इज द इकोसिस्टम कंसेप्ट। सो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, सो इकोसिस्टम इट इज ए फंक्शनल यूनिट, इट इज ए फंक्शनल यूनिट। एक फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वेयर ऑल organisms living together interact with each other, interact with each other and with their environment। ठीक है, तो भाई ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक यूनिट होती है। ये जो यूनिट होती है इसमें ऑर्गेनिज्म रहेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ऐसे, वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको एक फंक्शनल यूनिट बोला गया है, इसलिए इसको। ठीक है, अब जितने भी इकोसिस्टम होते हैं दे आर कॉल्ड एज ओपन टाइप इकोसिस्टम। ओपन टाइप इकोसिस्टम, इनको ओपन टाइप इकोसिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन इकोसिस्टम में मैटर एंड एनर्जी they can comes out and they can go out and they can come in। तो इसमें जितने भी इकोसिस्टम होते हैं इससे एनर्जी बाहर भी जा सकती है और एनर्जी अंदर भी आ सकती है। ऐसे ही साथ में मैटर, कोई भी मैटर बाहर भी जा सकता है, मैटर अंदर की तरफ भी आ सकता है। देयरफॉर दे आर ऑल द इकोसिस्टम आर ओपन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम के साइज की बात करें तो इकोसिस्टम का एक स्मॉलेस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस कैन आल्सो बी एन इकोसिस्टम। और लार्जेस्ट एज लार्जेस्ट, जैसे कि लार्जेस्ट जैसे कि ओशियन है या फिर कोई लेक है या फिर कोई फॉरेस्ट है, तो ऐसे बड़े भी हो सकते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम हैव मेजरली two type of components। first is abiotic component and second is biotic components। ठीक है, एबायोटिक में आएंगे सारे नॉन लिविंग्स एंड इसमें आ जाएंगे बायोटिक में भाई सारे लिविंग कंपोनेंट्स। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स में देखो जैसे क्या होता है, जैसे कि लाइट इज ए फिजिकल कंपोनेंट, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि सोइल, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर। ठीक है, ये सारे इसके फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड इज केमिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट में जैसे कि भाई पीएच, ठीक है, सैलिनिटी, जैसे कि और इसमें न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा, ये सारे क्या होंगे? केमिकल कंपोनेंट होंगे इसके। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट पाएंगे लिविंग्स, और दे कैन आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं भाई? ऑटोट्रॉप्स वे होते हैं दे कैन कन्वर्ट inorganic substances to organic substances। They are also of two types,
एक को हम बोलते हैं फोटोटोट्रोप्स और दूसरे को हम बोलते हैं भाई कीमोटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स एंड कीमोटोट्रोप्स। तो देखो फोटो ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, दे डू दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू दी ऑर्गेनिक मटेरियल। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, ऐसे CO2 लेते हैं, ठीक है, फिर ये जमीन से वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज में। So these are the inorganic material and these are organic material, ठीक है। और जो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहां से मिलती है, इसको एनर्जी मिलती है इनको यहाँ से सनलाइट से, एनर्जी मिल जाएगी इनको सनलाइट से, ठीक है। इसमें भाई क्या क्या आएंगे, इसमें आपको सबको पता है, इसमें प्लांट्स आते हैं, एल्गा आती है, ठीक है, एटसेट्रा। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। कीमोटोट्रोप्स क्या करते हैं, कीमोटोट्रोप्स क्या करेंगे भाई, दे they also convert inorganic substance into inorganic substance but without the help of sunlight, ठीक है। इसमें without the help of sunlight they also convert inorganic substances into organic substances, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे कीमोटोट्रोप्स बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एग्जांपल जैसे कि थायोबैसिलस, जैसे कि नाइट्रोसोमोनाज, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर एटसेट्रा। ये सब क्या करेंगे, ये भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं बट विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं भाई, ये तो हमने पढ़ा था ऑटोट्रोप्स के बारे में, अब आते हैं हेटेरोट्रोप्स के बारे में। जो ये हेटेरोट्रोप्स होते हैं, दे कैन नॉट synthesize their own organic compound, ठीक है, they cannot synthesize organic compound, therefore they are dependent on autotrophs। ये किस पे डिपेंडेंट रहेंगे भाई, ये ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अपना सारा खाना किससे लेंगे भैया, ये सारा खाना ऑटोट्रोप से लेंगे। सो बेसिकली जो ये ऑटोट्रोप्स में मैंने दो बताए थे ना, फोटोट्रोप्स या फिर कीमोटोट्रोप्स, मेजरली जो फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। ये इकोसिस्टम है, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, यही प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ये मेजरली जो अपना खाना लेते हैं वो कहां से लेंगे, इन प्रोड्यूसर से लेंगे, इसलिए प्रोड्यूसर तो ये हो गए। और हेटेरोट्रोप्स को हम क्या भी बोलते हैं, इनको कंज्यूमर भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल दे कैन बी कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, which directly take their food from producer, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो अपना प्राइमरी कंज्यूमर से अपना खाना ले, फिर टर्शरी कंज्यूमर जो अपना खाना किससे ले, सेकेंडरी कंज्यूमर से ले,
और इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, इस तरीके से आगे आगे ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हेलो ऋषिका। और फिर जो सबसे टॉप में आएंगे उनको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। ठीक है। अब आते हैं भाई, इन हिट्रोट्रोप्स के और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है। हिट्रोट्रोप्स के नेक्स्ट वाले टाइप पे आते हैं। ठीक है। सो दे दिस हिट्रोट्रोप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक तो ये यही है भाई कंज्यूमर, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंज्यूम करते हैं पिछले ट्रॉपिक लेवल से। एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। ठीक है। अब इनमें देखो क्या होता है। तो कंज्यूमर्स तो क्या होंगे भाई, कंज्यूमर वही होंगे जो अपना खाना किससे ले, प्रोड्यूसर से ले या फिर अदर कंज्यूमर से ले, अदर कंज्यूमर्स। और इनमें भी बेसिकली इनके टिश्यू से लेते हैं, जो इनका टिश्यू होता है उन पे ये फीड करते हैं। ठीक है। इनके भी देखो अलग अलग टाइप्स होते हैं, और इनके टाइप्स देखो। देखो फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो होंगे जो अपना खाना केवल प्रोड्यूसर से ले। ठीक है। केवल प्रोड्यूसर से ले, और प्रोड्यूसर हमारे इकोसिस्टम में मेनली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दे आर प्लांट्स। तो जो अपना खाना किससे ले, प्लांट से ले, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर। सेकंड इज कार्निवोर्स, जो अपना खाना एनिमल से ले, विच फीड्स ऑन एनिमल। थर्ड इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो दोनों से ले, जो प्लांट्स को भी खाएं एंड एनिमल्स को भी खाएं। कुछ बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, इसलिए मैं, और बहुत इजी भी है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ऐसे करवाता जा रहा हूँ। एक और टाइप के होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिट्राइटिवोर्स। ठीक है। ये जो डिट्राइटिवोर्स होते हैं, दे फीड ऑन डिट्राइटस। दे फीड ऑन डिट्राइटस। अब डिट्राइटस क्या होते हैं भाई, डिट्राइटस वो गला सड़ा पदार्थ होता है जो लिविंग्स का हो, जो ऑर्गेनिक मैटर का हो। ठीक है। जो जो जिसको हम बोलते हैं डेड लिविंग मैटर। डेड लिविंग मैटर। ठीक है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिट्राइटस। दूसरी तरफ आते हैं भाई कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या, सॉरी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो टेक देयर फीड फ्रॉम, दे ऑल्सो फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, डिट्राइटस में और डिट्राइटिवोरस में और डिकम्पोजर्स में से। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो बाहर फूड है, इस बाहर फूड के ऊपर अपने एंजाइम्स डालते हैं पहले। ठीक है। ये अपने एंजाइम्स यहाँ पे डालेंगे, और फिर जब इसका जो फूड होगा वो बाहर डाइजेस्ट होगा, और फिर अपने स्ट्रो लगा के इसको पी जाएंगे। ठीक है। सो विच सीक्रेट एंजाइम आउटसाइड एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड, और उस खाने को वो डाइजेस्टेड खाने को है, दे आर कॉल्ड एज डिट्राइटस। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि कुछ फंजाइस। ठीक है। फंजाइस जो होती है वो डिट्राइटस होती है। हालांकि देखो डिट्रीवोरस का तो देखो जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, बट अर्थवॉर्म ऐसे नहीं करता कभी भी कि अपना एंजाइम्स उस पे फूड पे सीक्रेट करता है, और फूड से जब वो डाइजेस्ट होता है उसको लेता है, नहीं। वो डायरेक्ट उनको कंज्यूम करता है, डिट्राइटस डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि लीव्स हुए। ठीक है। उनको कंज्यूम करेगा और उससे फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई डिट्राइटस। दोनों में समझ में आ गया भाई डिफरेंस आप दोनों को, बच्चों समझ आ रहा है डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। विमलदीप एंड ऋषिका, ओके। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें और बढ़ते हैं, यहाँ से आगे से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं भाई फंक्शनिंग ऑफ दिस इकोसिस्टम पे। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। इसमें हमें तीन चार चीजें पढ़नी है। फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी ऑफ
इकोसिस्टम, जैसे कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो सब पढ़ेंगे। फिर हम इसमें से एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद हम जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे साइकिल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ जो है, फोर्थ हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन के बारे में इसमें, ठीक है, डीकम्पोजिशन। और लास्ट में हम इसी के अंदर ना बायोम्स भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स, वो सारा हमें पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सब हमारा सबसे पहला टॉपिक इसका दैट इज प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है भाई? प्रोडक्टिविटी होती है कि एक इकोसिस्टम ने कितना बायोमास प्रोड्यूस करा है एक यूनिट एरिया में और एक किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। सो इट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया in a particular time, in a particular time, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है बायोमास, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा ये चीज समझने से पहले। सो बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है भाई वेट ड्राई वेट ऑफ लिविंग्स, ठीक है, ड्राई वेट ऑफ लिविंग। सो देखो क्या है कि भाई जैसे कि मान लिया एक ही इकोसिस्टम है, ठीक है, एक स्मॉल सा मैं इकोसिस्टम बनाता हूँ एक पॉन्ड का। इस पॉन्ड में पहले कितनी फिशेज रह रही थी? फॉर एग्जांपल 10 फिश रह रही थी इसमें, ठीक है, 10 फिश थी। आफ्टर 1 ईयर इसमें 100 फिश हो गई, देयर आर 100 फिशेज, ठीक है। तो आप बायोमास कैसे कैलकुलेट करोगे? बायोमास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी फिशेज बढ़ी है, 90 फिशेज बढ़ी इसमें, ठीक है, इतने टाइम में, तो 90 फिशेज का ड्राई वेट कितना है? ड्राई वेट, ठीक है। और साथ में एरिया भी फिक्स होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहले एरिया था, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये भी है 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका ड्राई वेट, हमने इसको ड्राई किया, फिशेज को ड्राई कर लिया और ड्राई करके उनका वेट देखा, तो फॉर एग्जांपल वो ड्राई वेट आया इनका 500 kg, ठीक है। तो इसका इसका जो प्रोडक्टिविटी कितनी होगी इसकी? इसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पे अब इस इकोसिस्टम की 50 kg पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, कि भाई एक साल में 50 kg इसका बढ़ा है एक एरिया के 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर और एक साल के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भाई इसकी ये प्रोडक्टिविटी है इसकी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई प्रोडक्टिविटी की? यूनिट देखो, इसकी यूनिट दो तीन तरीके से लिख सकते हैं हम। इसकी मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट। जैसे मास की फॉर्म में मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि भाई कितना केजी पर एरिया, एरिया कुछ भी लिख लो, जैसे किलोमीटर स्क्वायर और पर ईयर। अगर हम इस मास की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये ऐसे लिखी जाएगी। दूसरा, इसको हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई कितने किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि इतने किलो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। एरिया कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है एरिया, एरिया हेक्टेयर में भी हो सकता है, एरिया आपका मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो एरिया कैन डिफरेंशिएट, एरिया कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो मैंने आपको इसको एनर्जी की फॉर्म में भी बता दिया, इसको मास की फॉर्म में भी बता दिया, साथ साथ इसको कार्बन की फॉर्म में भी बताते हैं कई बार। तो कार्बन की फॉर्म में जब बताएंगे हम, तो हम ऐसे बताएंगे कि भाई इतने ग्राम कार्बन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो हमारी ये स्टार्टिंग वाली जो चीज है ये चेंज होती जा रही है, बस ये वाली किलो जूल ग्राम ग्राम कार्बन और किलोग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्टिविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो जब जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी का यहाँ पे मतलब है भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारे क्या है? प्लांट्स है,
ठीक है, या फिर और स्पेसिफाई करके बोले तो प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रेट एट विच बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर ईयर बाय प्लांट्स, केवल प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, इन अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा जो की गई प्रोडक्टिविटी है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट यही प्रोडक्टिविटी जब जो बायोमास प्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टर्शरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होती है भाई ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको जीपीपी बोला जाता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और दूसरा होता है एनपीपी, इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई इससे, इनके इनके डेफिनेशन से। ठीक है, सो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई टोटल एनर्जी जो फिक्स हुई है सनलाइट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट ने यहाँ पे ये सनलाइट आई, इस सनलाइट से कितनी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एनर्जी भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले, हम प्रोडक्टिविटी को एनर्जी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, हम उसको मास के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और उसको कार्बन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एनर्जी की फॉर्म में। तो इससे जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, उसको बोलेंगे उसकी क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब जो ये एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, साथ साथ ये अपनी एक्टिविटी भी तो कर रहे हैं ना, जैसे कि ये प्लांट क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन कर रहा होगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे इसमें भी एनर्जी लग रही होगी। ठीक है, तो इसकी खुद की एक्टिविटी को अगर हम हटा दें, जो एनर्जी से खुद की एक्टिविटी में, और मेजरली इसमें रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, अगर इसकी खुद की एनर्जी को हम यहाँ से हटा दें तो बची हुई जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपोर्शन, proportion of gross primary productivity which is left over, which is left over after respiration। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लिखेंगे एनपीपी माइनस बराबर जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, इसको बोलेंगे भाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब जो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक्चुअल में दिस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिस इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, दिस इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यही वो एनर्जी है जो अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या होती है भाई, अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या आ जाएंगे, हिट्रोट्रॉप्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, ये दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, है ना। तो हिट्रोट्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी होगी फिर वो, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ बायोमास generated by the heterotrophs। भाई इसमें वो सारी चीजें भी आएंगी, पर्टिकुलर एरिया भी आएगा और पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आएगा, बाय हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स
ड्रॉप्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बात करें कि एक हमारा कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, उस इकोसिस्टम की जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दिस इज जीपीपी। ठीक है, ये उसकी पूरी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। यहाँ से सनलाइट आ रही है सन से, और इसमें ज्यादातर हमारे ऑटोट्रॉप्स ही हैं। तो ये जितना उसका बायोमास है, ये इतना बायोमास इसने प्रोड्यूस कराया, दिस इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से ये खुद का रेस्पिरेशन भी, इसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, मान लिया कि इसमें से इतना जो है, ये वाला जो एरिया है इस प्रोडक्टिविटी का, इट इज यूज्ड बाय द रेस्पिरेशन, इट इज इन द रेस्पिरेशन, इट इज यूज्ड बाय दिस प्रोड्यूसर फॉर रेस्पिरेशन। तो जितना भी ये बाकी का बचा हुआ एरिया होगा ना भाई, ये जितना बाकी का बचा हुआ एरिया है, ये येलो वाला जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, दिस इज अवर एनपीपी। ठीक है, ये क्या होगा भाई हमारा, ये होगा हमारा एनपीपी। ठीक है, अब इस एनपीपी में से भी, इस एनपीपी में से भी कोई हिटोट्रोप आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बकरी आई और उस बकरी ने इस प्लांट का पूरा हिस्सा नहीं खाया और उसमें से भी हाफ हिस्सा खा लिया। ठीक है, तो एक बकरी आई, उस बकरी ने क्या करा, इसमें से मैं ऐसे अलग कलर से दिखाता हूँ, उसने से केवल इतना हिस्सा खा लिया इसमें से, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब केवल यही ने नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट तो एनपीपी था। अब इसमें से जो ये खाया किसने, हेट्रोट्रोप्स ने। ठीक है, तो जो ये सेकंड नया हिस्सा खाया है, ये ग्रीन वाला, यही किसको बनने में बनाएगा, ये बनाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये बनाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और जितना ये एरिया बच जाएगा, ये जितना एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, जिसको मैं ऐसे प्लस के साइन से दिखा रहा हूँ, इसको स्क्वायर के बॉक्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया जो लेफ्ट ओवर है, विच इज नॉट कंज्यूम बाय द हेट्रोट्रोप्स, लेफ्ट ओवर पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो एग्जामिनर आपको नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, जीपीपी इनमें कंफ्यूज करके रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ समझ में आ गया भाई ये बच्चों? बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, गुड विमलदीप। सो अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, ये हालांकि मैं एनर्जी वाले में दोबारा से बताऊंगा, कि जब भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनती है, ठीक है, तो बीच में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस। और वो एनर्जी लॉस किस किस फॉर्म में होता है वो देखो। सबसे पहले तो मैंने बताया रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन की फॉर्म में। दूसरा होता है फीसिस की फॉर्म में, जो आदमी देखो जितना भी कोई हिट्रोट्रोप खाएगा, उसको पूरे को तो एसिमिलेट नहीं करेगा वो, है ना, सारा तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, जो वो फीसिस में, फीसिस की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, तो वो भी लॉस हो जाता है यहाँ से। सो लॉस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो एक तो रेस्पिरेशन में लॉस होता है, दूसरा, और रेस्पिरेशन में भी कैसा लॉस होगा, रेस्पिरेशन में हीट की फॉर्म में लॉस होता है यहाँ से। ठीक है, और तीसरा जो लॉस होता है वो नोट ईटन पार्ट, ईटन पार्ट, कि भाई वो हिटोट्रॉप्स ने खाया ही नहीं है वो, तो जो ये नोट ईटन पार्ट होता है, इसका क्या हो जाता है, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, डीकम्पोजिशन की फॉर्म में। ठीक है, तो मेजरली इन तीन फॉर्म में लॉस होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हीट की फॉर्म में, लॉस इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, और दूसरा लास्ट इज डीकम्पोजिशन की फॉर्म में, जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है। अब इस प्रोडक्टिविटी को हम मेजर भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, मेजरमेंट
मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एक्वेटिक फॉर्म का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है हम उसको प्रोडक्टिविटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हिट्रोट्रॉप्स में करने के लिए उसके लिए अलग अलग मशीनें और आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसको हम बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं अपनी लैब्स के अंदर। वो कैसे करते हैं भाई, जैसे कि ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, दिस इज अ वाटर बॉडी। व्हाट यू विल डू, यू विल टेक ए बोतल, ठीक है, एक डीओ बोतल ले लिया आपने, डिजोल ऑक्सीजन वाली बोतल ले ली। इस डिजोल ऑक्सीजन वाली बोतल को इससे भर लिया और इससे यहां से क्या निकाल ली, डिजोल ऑक्सीजन निकाल ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिजोल ऑक्सीजन इज 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। और इसको हमने नाम दे दिया दिस इज एन इनिशियल बोतल, कि स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी इसकी इतनी है, ठीक है। अब हमें क्योंकि टाइम में निकालना ना कि भाई एक साल में, जैसे हम बात करते हैं कि एक साल में कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो इसलिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इसको इनिशियल नाम दिया। फिर हम इसके साथ ही एक और बोतल भरेंगे, एक और बोतल भर लिया और इसको, और साथ में फिर एक और तीसरी बोतल और भर ली हमने। बट जो तीसरी बोतल थी उसको हमने क्या करा, उसको हमने रैप कर दिया एक ब्लैक पेपर से, ठीक है, ब्लैक पेपर से या फॉइल वॉइल से रैप कर दिया ताकि इसके अंदर सनलाइट ना जा सके। अगर इसके सनलाइट इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि भाई अंदर तो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे केवल क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन। बट इस वाली बोतल में क्या होगा, इस वाली बोतल में रेस्पिरेशन भी होगा और प्लस फोटोसिंथेसिस भी होगा, मतलब नया नया बायोमास भी प्रोड्यूस होता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम लाइट बोतल, इसको हमने बोला दिस इज डार्क बोतल। और इनको क्या करेंगे, इनको हम 1 आवर के लिए सेम डेप्थ के ऊपर वापस से हम इसको पॉन्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसी डेप्थ पे इसलिए डाला क्योंकि भाई ताकि सारी कंडीशन इसके वैसी ही रहे, ठीक है। जितनी अमाउंट ऑफ लाइट नॉर्मल कंडीशन में मिली थी उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट उसको इस कंडीशन में भी मिले, जितना टेम्परेचर उसको नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था इतना ही टेम्परेचर उसको नॉर्मल कंडीशन में मिले। तो इन दोनों बोटल्स को हमने यहाँ पे हैंग कर दिया ऐसे, ठीक है। हैंग करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के बाद निकाला जाता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने 1 घंटे बाद निकाला, और 1 घंटे बाद निकाल के जब हमने देखा तो हमारी जो ये वाली बोतल थी, लाइट बोतल थी, फॉर एग्जांपल इसमें हमने फिर से डीओ मेजर करा और इसका डीओ आया हमारे पास 12 mg पर लीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो डार्क वाली बोतल है, इस डार्क वाली बोतल से भी हमने क्या करा, दोबारा से डीओ मेजर करके देखा यहां से, और फॉर एग्जांपल से इसका डीओ आया फॉर एग्जांपल 5 mg पर लीटर, ठीक है। अब हम अपनी कैसे निकालेंगे भाई, अगर हम लाइट बोतल से, अगर हम लाइट बोतल से, क्योंकि देखो इस लाइट बोतल में भी क्या हो रहा है, जीपीपी हो रहा है, मतलब कि इसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, इसमें कंप्लीट जीपीपी है। मैं ऐसे लिखता हूं, इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब बायोमास प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। डार्क वाली बोतल में केवल रेस्पिरेशन हो रहा है, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देखते हैं कि भाई कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, तो जितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ वही क्या होगी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो हमारी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी भाई, टाइम का देखना हमें, तो हम लाइट बोतल से कुछ टाइम बाद वाली से हम इनिशियल बोतल का डीओ घटा देते हैं, इनिशियल। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 mg पर लीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई जीपीपी, इसको बोलेंगे जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आफ्टर 1 आवर, पर आर भी लिखेंगे इसको, ठीक है, आफ्टर 1 आवर। सॉरी नेट, इसको बोलेंगे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि रेस्पिरेशन तो भाई दोनों में हुआ है ना, रेस्पिरेशन तो स्टार्टिंग में भी हो रहा था एंड में भी हो रहा है। उसके बाद निकालते हैं भाई हम रेस्पिरेशन, ठीक है।
रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसे निकालेंगे? रेस्पिरेशन के लिए हम इनिशियल में से डार्क का माइनस कर देंगे, इनिशियल से डार्क। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 mg पर लीटर। और जीपीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मेरे को? जीपीपी निकालने के लिए मेरे को लाइट में से डार्क माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लाइट का है हमारा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 mg पर लीटर। नहीं आता इससे क्वेश्चन भी, बहुत कम पूछा गया है, एक आध बार क्वेश्चन आया, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे भी, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? तो आपको जो इसमें याद रखना है, इसका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इन टर्म्स पे आएगा, व्हाट इज जीपीपी, व्हाट इज एनपीपी, ठीक है, व्हाट इज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आगे बढ़े बच्चों, बताओ। ओके, चलो, ये था हमारा प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो कुछ बहुत बहुत ज्यादा नहीं है ये, और इकोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल आसपास की चीजें दिखाई देती है, तो आप इजी से इसको कर भी सकते हो, ठीक है। तो इकोलॉजी को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली भाई कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है, चाहे कोई भी इकोसिस्टम है, वो हमेशा दो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, ठीक है। टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है भाई वो दो लॉ? जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, और दूसरे को बोला जाता है सेकंड लॉ। देखो, फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई, वही सिंपल, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना उसको ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो इकोसिस्टम में भी वही ऐसा ही होता है, एनर्जी कभी ना तो खुद की जनरेट होती है इकोसिस्टम की, ना ही कभी वो डिस्ट्रॉय होती है एनर्जी, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे सनलाइट से वो केमिकल एनर्जी में चेंज आएगी, केमिकल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, वो ऐसे चेंज होती रहती है। सेकंड जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो बोलता है कि भाई एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस, एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस मतलब जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस इन इकोसिस्टम, हम यहाँ पे पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन इकोसिस्टम इज नॉट 100% एफिशिएंट, ठीक है, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। जैसे कि जब जब एनर्जी यहां से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जाएगी, तो वो 100% नहीं जाएगी वो एनर्जी, वो क्या होगी, सम एनर्जी विल लॉस, ठीक है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ, जो मैंने ऊपर बताया था ना, ये सम एनर्जी विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और फिसिस की फॉर्म में, या फिर डिकम्पोजिशन की फॉर्म से, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये कोई भी एनर्जी का, कोई भी इकोसिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन दिस बेस्ड टू लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अब साथ में आपको एक और चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज रिवर्सल, इज यूनिडायरेक्शनल, सॉरी, इज यूनिडायरेक्शनल। हमेशा एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करती है। जैसे देखो, एनवायरमेंट से एनर्जी आई, ठीक है, एनवायरमेंट से भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, जैसे कि सन से एनर्जी आई, ठीक है, सन से एनर्जी आके क्या होगी, प्लांट्स के अंदर जाएगी, ठीक है। प्लांट से कौन लेगा, हर्बीवोर्स लेंगे, हर्बीवोर्स।
हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, वो कंज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर प्लांट एनवायरमेंट से सन से प्लांट में एनर्जी आ गई तो प्लांट से वापस सन में नहीं जाएगी, रिवर्सल नहीं होता, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि लॉस होता है। ठीक है। तो लॉस कैसे होगा? जैसे प्लांट रेस्पायर करेंगे एनर्जी वापस जाएगी, यहाँ से हर्बीवोर से रेस्पायर करेंगे वो भी एनर्जी वापस जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, और ये सारी रेस्पिरेशन की एनर्जी वापस से एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो ये है रेस्पायरेशन। ठीक है। फिर उसके बाद फीसिस का और मैंने डिकम्पोजिशन का भी बताया था, तो फीसिस का भी तो डिकम्पोजिशन ही होता है, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यही हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे डिकम्पोजिशन होके वापस से एनर्जी कहां चली जाती है? एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है। ठीक है। यहां से भी कोई ऐसा मेजर क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है यहां से भी। अच्छा, उसके बाद हाँ ये इन पे बन सकता है। दो टर्म होती है भाई, ये याद रखना भाई हमेशा। एक होता है ऑटोकैथोनस और दूसरा है एलोकैथोनस। ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ऑटोकैथोनस एंड एलोकैथोनस। फॉर एग्जांपल ये एक रिवर है। ठीक है, दिस इज ए रिवर। इसमें यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है इस रिवर में। ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर डूइंग दी फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर। तो जितना भी ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोकैथोनस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ खुद से जनरेट हुआ। तो इस इकोसिस्टम में खुद ने जो अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, इसको बोलेंगे हम ऑटोकैथोनस। बट यही रिवर है, ठीक है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी है। पर क्या हुआ, जो इसके साथ में यहाँ पे ये दूसरा कोई एरिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज में यहाँ पे गाय भैंस भी है, ठीक है, यहाँ पे काऊ है, यहाँ पे बफेलो है। इनसे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर अगर यहां इस रिवर के अंदर आ जाए, ठीक है, सो फॉर दिस रिवर वी विल से दैट ऑर्गेनिक मैटर इज एलोकैथोनस इन सोर्स, एलोकैथोनस, ऑर्गेनिक मैटर which comes from outside of ecosystem। जो इकोसिस्टम में बाहर की तरफ से आता है उसको बोलते हैं एलोकैथोनस। तो एलो का मतलब भी क्या होता है भाई? एलो का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंट, जो जिसका सोर्स डिफरेंट हो। सो अगर ऑर्गेनिक मैटर उसी इकोसिस्टम में बन रहा है उसको हम बोलेंगे एलोकैथोनस ऑर्गेनिक मैटर। अगर वो ऑर्गेनिक मैटर किसी बाहर से दूसरे इकोसिस्टम से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलोकैथोनस। ठीक है, ऑटोकैथोनस एंड एलोकैथोनस। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो करती है और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे फ्लो करती है, विच कैन इजिली बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है। तो अब आते हैं भाई हम, यहां तक बताओ बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट है भाई यहां तक आपका? भाई इसमें दो क्लास और लगेगी आपकी, एक में बायोम्स का कंसेप्ट पढ़ाना है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड बायोम्स, और जो हमारा कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे इसमें दो टॉपिक और बच जाएंगे, एक बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट जिसके अंदर हम आपको की स्टोन स्पीसीज और वो सब भी पढ़ा देंगे, और एक इसमें बच जाएगा सक्सेशन वाला पार्ट, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उनकी तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास ही दे दूंगा ताकि अगले सैटरडे संडे से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दें। और नेक्स्ट आई विल टीच जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शुरू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जेनेटिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम। गुड, ओके, फूड चेन एंड फूड वेब।
इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है कि ये किसने डिस्कवर करी थी। ठीक है, सो दीज आर डिस्कवर्ड बाय लिंडमैन इन 1942। ठीक है, अगर मैंने ऊपर इकोसिस्टम का पता नहीं बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। जो इकोसिस्टम टर्म है, इसको भी कई बार पूछ लेते हैं कि किसने दी थी टर्म, तो ये दी थी एजी टेंसले। एजी टेंसले, मैं इसको ऐसे याद रखता था, एजी एजी ने टेंशन लेके एक टर्म दी, टेंशन लेने के बाद इकोसिस्टम, एजी टेंसले। और कौन से ईयर में दी थी? जिस ईयर में डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज की थी, 1953 में। ठीक है, तो लिंडमैन का एक ये बहुत फेमस पेपर था, LIND, लिंडमैन का एक बहुत फेमस पेपर था जिसने इसमें बताया कि भाई अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में कैसे एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है, सो इट टेल्स अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे कैसे कैसे फ्लो करती है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई फूड चेन को। फूड चेन, ठीक है, तो फूड चेन क्या होती है भाई? फूड चेन शो करती है एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर तक ये कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब इसको ऐसे रटना बंद करेंगे हम कि भाई इसने इसको खाया, उसने उसको खाया, इसको बोलेंगे फूड चेन, नहीं। हम एनर्जी की फॉर्म में बात करेंगे, तो एनर्जी प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक कैसे कैसे जाती है, वो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? वो हम इस फूड चेन की हेल्प से देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई एनर्जी का जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सो इट इज यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ इसमें हमेशा लॉस भी होता है एनर्जी का एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, साथ में फूड चेन इट कुड बी शॉर्ट एंड इट कुड बी लॉन्ग। ठीक है, एक फूड चेन छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब कौन सी फूड चेन छोटी होगी, कौन सी फूड चेन लंबी होगी, उसकी लेंथ किस बेसिस पे डिसाइड होगी? तो लोगों ने दो हाइपोथेसिस दी। एक तो हाइपोथेसिस थी भाई 10% लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो दूसरी हाइपोथेसिस थी वो थी डायनामिक इंस्टेबिलिटी, डायनामिक इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। इन्होंने इससे क्या बताया? 10% लो ये कहता है कि भाई जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी कोई चीज, जब भी एनर्जी, तो इसमें केवल 10% ही आगे जाती है एनर्जी ऐसे, और बाकी 90% जो एनर्जी है दैट विल बी लॉस्ट आउट। ठीक है, वो लॉस्ट हो जाती है। ऐसे ही जब सेकंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, तो केवल इसकी 10% ही एनर्जी जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी? 90% एनर्जी लॉस। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर से मिलेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा वो क्या होती जाएगी? लंबी होती जाएगी फूड चेन। अगर प्रोड्यूसर से ही बहुत कम एनर्जी मिली, तो वो क्या हो जाएगी? आगे वो फूड चेन की लेंथ भी क्या हो जाएगी? छोटी सी हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे बात करें कि भाई कोई घास फूस है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, कोई प्लांट है, उस प्लांट को दो ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको एक छोटे से रैबिट ने खा लिया, ठीक है, अगर उसको रैबिट ने खाया और उस रैबिट को एक कोई शेर खा लेता है, ठीक है, तो ये कितने 3 स्टेप में खत्म हो गया। पर कोई अगर बड़ा है, कोई जैसे कि एक एक प्लांट, एक वो है, कोई एक एरिया में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, घास फूस लगा हुआ है, उसको खाया किसी ने, जेब्रा ने खा लिया, ठीक है, जेब्रा ने खाया, फिर उसको खा लिया जेब्रा को इसने, क्योंकि जेब्रा के अंदर अब 10% एनर्जी काफी ज्यादा आ गई, तो उसको लायन ने भी खा लिया, उसको हाइना ने भी खा लिया। ठीक है, तो ऐसे से बढ़ते जाएंगे ट्रॉपिक लेवल। तो जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के बाद आएगी, उसी के बेसिस पे आगे की हमारी लेंथ डिसाइड होती है इसकी। ठीक है, एंड सेकंड इज डायनामिक
इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। डायनामिक इंस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस का मतलब है कि भाई जो जो भी एनवायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होगा, एनवायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है। इफ एनवायरमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल देन लेंथ ऑफ फूड चेन इज शॉर्ट। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि जो अरेक्टिक रीजन होता है ना, अरेक्टिक, ठीक है, उसकी फूड चेन हमेशा शॉर्ट होती है। इन प्लेस ऑफ, अगर आप रेन फॉरेस्ट की बात करो, रेन फॉरेस्ट, भाई रेन फॉरेस्ट में कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, बारिश होती रहेगी, वहां पे अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, तो इसके अंदर क्या होगी, फूड चेन की जो लेंथ होगी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। बट जो एरेक्टिक है, जिसमें वही बहुत हार्श कंडीशन होती है, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है, उसमें फूड चेन की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। इस हाइपोथेसिस ने ये बताया, ठीक है। ये बताओ भाई, समझ में आई दोनों हाइपोथेसिस बच्चों? ओके, सो मैं थोड़ा सा लंबी और क्लास ले रहा हूँ, एनर्जी वाला एटलीस्ट आज खत्म करेंगे, ठीक है, और बाद में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अगली क्लास में करवा देंगे। सो 3 बजे तक लूंगा मैं लगभग ये क्लास, 3 से 10 15 मिनट पहले। अब आते हैं भाई टाइप ऑफ फूड चेन, टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ फूड चेन में भाई, दिस फूड चेन कुड बी ए ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा भाई, ऑटोट्रॉप्स आएंगे सबसे पहले, ऑटोट्रॉप्स, ये ज्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलती है, फिर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ऐसे। और एंड दिस कुड बी डीकंपोजर, डीकंपोजर, डीकंप सॉरी डीकंपोजर, डिट्राइटस फूड चेन, डिट्राइटस, ठीक है। डिट्राइटस फूड चेन में क्या होगा, सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब आपको पता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, मैटर। फिर इसमें आएंगे हमारे जो डिकम्पोजर्स, फिर ये डिकम्पोजर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई फूड वेब पे, हमने एक और टर्म पढ़ी थी इसके साथ साथ, फूड वेब। तो फूड वेब कुछ नहीं है, जो अलग अलग फूड चेन है उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, इसमें बताते हैं कि भाई किसको कौन खा सकता है, ठीक है, और उनकी फीडिंग रिलेशनशिप देखते हैं, पिक्टोरियल रिलेशनशिप ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, ठीक है, इस ग्रास को एक काऊ भी खा सकती है, इस ग्रास को एक गोट भी खा सकती है, गोट को लायन खा सकता है, गोट को हाइना खा सकता है, ठीक है, फिर रैबिट को ईगल खा सकता है। ऐसे करके जब हम पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको बोलते हैं फूड वेब। कुछ ज्यादा इसमें से नहीं पूछते कोई भी क्वेश्चन, इसकी हाइपोथेसिस से, फूड चेन की हाइपोथेसिस से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पूरा फूड, अगर पूरे हम इकोसिस्टम की बात करें, अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, एनर्जी फ्लो। तो देखो ये पढ़ते हैं एक डायग्राम के साथ, मैं इसमें एक डायग्राम ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ये वाला। तो देखो भाई, एनर्जी फ्लो कुछ नहीं है कि ये इन्होंने बनाया था, और इसमें आपको बस क्या ध्यान रखना है, इसमें जो एनर्जी लॉस होती है वो ध्यान रखनी है। देखो जैसे कि सबसे पहले हमारी एनर्जी आएगी सनलाइट से, यहाँ से, ठीक है, ये हमारी इकोसिस्टम में एंटर कर गई, और सबसे पहले हुई फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस होके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी का ये ऑटोट्रोप्स ही यूज करेंगे, जो ये वाली है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। और रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो यूज करेंगे, हम टोटल को तो, इस पूरी टोटल को तो बोलेंगे ग्रोस प्रोडक्शन, कि ग्रोस प्रोडक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ग्रोस प्रोडक्शन। बट इसमें से अगर ये हम एनर्जी वाला हिस्सा, रेस्पिरेशन वाला हिस्सा निकाल देंगे, ये वाला, तो जो बची हुई एनर्जी वो क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उसको यूज करेंगे हेट्रोट्रोप्स। साथ में इससे कुछ एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में भी लॉस हो जाएगी। सो दीज आर सिंक, ठीक है, ये दे आर सिंक। ये है सोर्स एनर्जी का, यहाँ पे एनर्जी बन रही है, यहाँ पे सिंक में खत्म हो रही है एनर्जी। अब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आगे आगे हमेशा क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस इन्होंने देखो यहाँ पे दिखा रखा है, हर्बीवोर से भी हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये सबसे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। और साथ में ऐसा नहीं होता कि एनर्जी का लॉस लॉस होता है, ये देखो एलोकैथोनस ऑर्गेनिक मैटर भी आया है इसमें। इकोसिस्टम में हमेशा एलोकैथोनस ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है। ठीक है, हर एक लेवल पे एनर्जी का क्या हो रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, इन दी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये लॉस भी हो रहा है, ये देखो ये चार सब में। तो ये है रेस्पिरेशन का लॉस। ठीक है, तो इन्होंने पूरा एक पिक्टो पूरा व्यू दिखा रखा है। स्क्रीन भी ब्लर है, सर यू आर नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल नाउ, मे बी नेटवर्क इशू होगा भाई। एम आई ऑडिबल नाउ? अब आवाज आ रही है भाई आपको? अब आ रही है आवाज? माइक तो चल रहा है। ओके, चलो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं भाई, एनर्जी मॉडल को दोबारा से देखेंगे।